आज का हमारा अगला टॉपिक है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर आप सब लोगों को पता होगा, तो ये हमारा जुड़ा हुआ है रीनल सिस्टम से। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हैं तो हमारा हर एक ऑर्गन से रिलेटेड एक एक डिजीज़ आती है, उसमें हम वन बाय वन एक एक डिजीज़ कवर करते जाते हैं। तो इससे पहले हमने आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे किडनी से रिलेटेड डिजीज़। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक है किडनी से रिलेटेड किडनी फेलियर, जो आमतौर पर हमें नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुनने को मिलता है कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है या उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर को हम ESRD भी कहते हैं। किडनी फेलियर आप कह सकते हो, रीनल फेलियर आप कह सकते हो, या ESRD। ESRD क्या होता है? एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, मतलब कि किडनी की डैमेज होने की या उसके काम ना करने की बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज, एंड स्टेज, ये इसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर की लास्ट डिजीज़ भी हम इसको कह सकते हैं। आप सबको पता होगा एक अक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है, किसी डिजीज़ को होने की एक अक्यूट कंडीशन होती है, क्रोनिक डिजीज कंडीशन होती है। तो ये हमारी ESRD है, क्रोनिक डिजीज़ की बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज, ठीक है, जिसको हम ESRD एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी किडनी होती है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। कोई भी ऐसा नहीं कि 10% काम कर रही है, 50 या 60% काम कर रही है, बिल्कुल 100% काम करना बंद कर देती है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर ह्यूमन बीइंग को या किसी भी इंसान को जीना है तो उसको सरवाइव करने के लिए या तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत है या उसको किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। उसका अपना जो किडनी का फंक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो उसको जीने के लिए या तो डायलिसिस पे निर्भर रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा, या हमें उसको किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। यही सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। रीनल फेलियर इज ऑल्सो नोन एज ESRD एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। इन दैट कंडीशन किडनी स्टॉप्ड वर्किंग एंड फॉर सर्वाइविंग दे नीड एंड दे डिपेंड्स ऑन डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मैंने पहले भी बताया कि हम किसी भी डिजीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम उसके कॉजेज़ पढ़ते हैं। कॉजेज़ आप बोल सकते हो या उसको एटियोलॉजी बोल सकते हैं। तो किडनी फेलियर का मेन 3 डिजीज़ हमने रखी हैं। एक तो हमारा आ गया हाइपरटेंशन, जिसका हमें BP बढ़ जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़। हाइपरटेंशन तो आप सब लोगों को पता होता है क्या। ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारा क्या हो जाता है, IgA नेफ्रोपैथी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, IgA नेफ्रोपैथी। अब आप सब लोग सोचोगे कि इसमें क्या हो जाता है, तो IgA नेफ्रोपैथी में आप सबको पता है हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgG, IgM, IgA, ठीक है। तो इसमें से एक IgA जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, आप सबको ये तो पता होगा ऑटो इम्यून डिजीज़ में नॉर्मली होता क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी ही बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये होता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि IgA नेफ्रोपैथी में क्या होता है, जो IgA हमारे इम्यूनोग्लोबिन है, IgA नाम का जो इम्यूनोग्लोबिन है वो हमारी किडनी के अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, बनने शुरू हो जाते हैं हमारी किडनी के अंदर, जिससे कि क्या होता है कि किडनी डैमेज हो जाती है, इसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है किसके अंदर, किडनी के अंदर। तो ये हमारी आती है ऑटो इम्यून डिजीज़ में IgA नेफ्रोपैथी, जिसको हम बर्जर डिजीज़ भी कहते हैं। अब आपका एक सिंपल क्वेश्चन ये भी हो जाता है, व्हाट इज द बर्जर डिजीज। बर्जर डिजीज ऑल्सो नोन एज IgA नेफ्रोपैथी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा IgA इम्यूनोग्लोबिन्स है, वो हमारी किडनी के अंदर बिल्डअप होना या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और जो किडनी के टिश्यू होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट हमारा आ गया डायबिटीज़। तीसरा मेन कारण रीनल फेलियर का डायबिटीज़ आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। डायबिटीज़ शुगर लेवल जब बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो इसके अलावा और बहुत से रीज़न है, ये मैंने 3
बेसिक रीज़न, मेन इंपॉर्टेंट रीजंस बताए हैं किडनी फेलियर के। अदर प्रॉब्लम भी हमारी आती है इसके अंदर, अदर प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो वो भी हमारी किडनी पे इफेक्ट डालता है, तो वो हमारा क्या क्या है, जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम जो कि हमें कॉन्जेनाइटल हो सकता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज़, इसमें हमारा क्या हो जाता है कि किडनी में हमारे सिस्ट बन जाते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं, जैसे कि हमें जेनेटिक हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हो, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, इसको PKD भी हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारी डिसऑर्डर का मिलके हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसमें कि एल्बुमिन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, एडिमा हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और प्रोटीन यूरिया हो जाता है। कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स इन किडनी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हम इसमें लिख सकते हैं। और तीसरा हमारा आ जाएगा इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, UTI जिसको कह सकते हैं, रिकरेंट UTI होना, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी प्रॉब्लम। तो ये हो गए हमारे कॉज किसके, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। अब इसके बाद हमारा दूसरा हम इसे पढ़ेंगे कि एक तो क्रोनिक कंडीशन है ये, जब क्रोनिक कंडीशन की लास्ट स्टेज आ जाते हैं उसको ESRD कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी किडनी सडनली, क्रोनिक कंडीशन क्या होती है, प्रोग्रेसिवली स्लोली हमारे अंदर जनरेट होती है, जैसे कि पहले किडनी ने 20% काम करना बंद किया, फिर 30, 50, 60, 80, 90, और एक कंडीशन कौन सी आती है ESRD जिसमें 100% काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक कंडीशन होती है अक्यूट कंडीशन। अक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि किडनी अचानक से बंद कर देगी काम करना, विद इन लाइक एकदम फुली फंक्शन कर रही है किडनी, लेकिन विद इन 2 और 3 डेज किडनी ने काम करना बंद कर दिया, सडनली, इट हैपेंस सडनली। इसमें क्या होता है, इसका कारण, इसको हम कहते हैं अक्यूट किडनी फेलियर। आपको डिफरेंस पता चल गया, अक्यूट एंड क्रोनिक में क्या होता है, ये सडनली काम करना बंद कर देते हैं। और इसका रीज़न क्या है, हम जो दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारी अक्यूट किडनी फेलियर, जो कि सडनली काम करना बंद करती है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, अक्यूट क्या, अक्यूट का रीज़न है हमारा हार्ट अटैक, कोई भी हम ड्रग का ओवरडोज हम अगर ले लेते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे इसमें हार्ट अटैक, दूसरा हमारा आ गया ड्रग, कोई भी सीवियर जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, या आप बोल सकते हो ब्लड लॉस इसमें। और कोई भी हमारी मसल पेन, मसल की कोई हमारी प्रॉब्लम हो गई, बोन्स की हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई है, या किसी कारण कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जैसे कि आप कोई इंजरी हो गया और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो प्रॉपर ब्लड, बॉडी को ब्लड नहीं इनफ मिल पा रहा है, तो किडनी को कहाँ से सप्लाई होगा, तो ये भी एक मेन रीज़न है। ठीक है, अब हमने इसमें आपको बेसिक पता चल गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, हमने उसके कॉजेज ही पढ़ लिए। अब हम पता करेंगे कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो हमने सबसे पहले हम डिजीज़ को पढ़ने के लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके कॉजेज पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के में हम क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है तो हम किडनी से रिलेटेड ही उसके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट हो गया, USG जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हम कहते हैं, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हम करेंगे। ओके, फिर हमारा इसके बाद आ जाएगा किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी आपको पता ही होगा, किडनी का एक पार्ट हम लेके एनेस्थीसिया देके और किडनी का एक पार्ट लेके उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और यूरिन टेस्ट, लास्ट यूरिन टेस्ट भी करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ किडनी फेलियर। फिर हमारा इसके बाद आ जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम क्या कह सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया है, क्रोनिक क्या होती है और अक्यूट क्या होता है। क्रोनिक अगर ESRD कंडीशन आ जाती है तो आप या तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा या आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। लेकिन जो अक्यूट किडनी फेलियर है वो हमारा परमानेंट कंडीशन नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो आपकी जो किडनी है वापस उसी कंडीशन में वापस आ जाती है और प्रॉपर ऑलमोस्ट वैसे ही फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है अगर आपको अक्यूट किडनी फेलियर है। इफ़ यू टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपरली तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले आ जाएगा क्रैम्प्स, आपको मसल क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। यूरिनरी, आपको क्या लगता है यूरिन आउटपुट कम होगा कि कम ज़्यादा होगा? यस, बिकॉज ऑफ किडनी फंक्शन तो किडनी तो प्रॉपरली तरीके से काम ही नहीं कर रही है। किडनी का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना फिल्टर करके, लेकिन हमारा एक काम किडनी काम ही नहीं कर रही है तो ओलिगोयूरिया आ जाएगा और मे बी एनोयूरिया भी हो जाए, बिल्कुल ही ना आए यूरिन, ये भी हो सकता है। इसके बाद हो जाएगा हमारा, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी अगर किडनी की कोई भी डिजीज़ होती है या किडनी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर में एक मेन सिम्टम क्या आता है? अडीमा, स्वेलिंग। क्यों? इसका कारण क्या है कि हमारा जो यूरिन, किडनी काम नहीं कर पा रही है, हमारा जो फ्लूइड है वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, तो बॉडी में क्या हो रहा है? फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, जो वो फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। नोजिया, वोमिटिंग बेसिक है। सीजर्स, कॉन्स्टिपेशन और बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाएगी। बॉडी में ईचिंग शुरू क्यों हो जाएगी? जो एजोटेनिया, जो हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, लेकिन वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि हमारे ब्लड में मिक्सअप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ईचिंग और रैशेज ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। और इसकी मेन एक कंडीशन है, मे भी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। कंफ्यूजन भी रह सकता है पेशेंट को, मतलब उसको कंफ्यूजन, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसको याद नहीं रहेगा। ये सब हमारी कंडीशंस हो जाएंगी पेशेंट के साथ। फिर इसके बाद हमारा ये है हमारे इसके ESRD के, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो सिर्फ अक्यूट में है। अक्यूट में हमारा रैशेज बढ़ जाएंगे, नोजिया, वोमिटिंग हो जाएगी, बैक पेन, फीवर, ये इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे हमारे अक्यूट रीनल फेलियर में। इसके बाद है हमारा ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसको सबसे पहले सिम्टम देंगे। तो सबसे पहले सिम्टम हमारा कॉज क्या था? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और बीपी को मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव। हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव में और उसको डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में कौन सी मेडिकेशंस हम देते हैं? कोई एक नाम, लाइक लेसिक्स, ठीक है, जिससे कि यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, उससे हमारा बीपी भी डाउन आएगा और हमारा फ्लूइड जो है, स्वेलिंग है बॉडी पे, वो भी कम होगी। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा, अगर पेशेंट को डाइट की बात आए तो हाइपरटेंशन में कौन सी डाइट नहीं देते हैं? क्या रेस्ट्रिक्ट करेंगे? स्पेशली सॉल्ट, नमक उसको नहीं देंगे। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अडीमा है, पहले उसको बीपी की शिकायत है तो हम उसको एक लो या कोलेस्ट्रॉल रेस्ट्रिक्टेड डाइट, हम उसको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं देंगे। ठीक है, उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन करके रखेंगे।
फ्लूइड, क्योंकि उसको फ्लूइड रिटेंशन है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट में उसको हम लिक्विड कम से कम देंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, तो हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। ये होगी हमारी फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। द डाइट दे दी हमने उसको और हाई प्रोटीन डाइट भी तो वो करेंगे ना उसकी। हाई प्रोटीन डाइट को भी तो कम करेंगे। हाँ, बॉडी को, हाँ उसके मतलब प्रोटीन को मेंटेन करेंगे, प्रोटीन को भी कम करेंगे। लो पोटेशियम डाइट, पोटेशियम भी हमें उसकी डाइट में कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अडीमा के लिए हमारी फ्लूइड पे कंट्रोल हो गया, ठीक है। ज़्यादा इनटेक आउटपुट उसी के लिए हम मेंटेन करना पड़ेगा कि वो कितना ले रहा है और कितना उसका आउटपुट आ रहा है। फिर अगर इन सब ट्रीटमेंट के बाद हमारा लास्ट एंड फाइनली एक ट्रीटमेंट बचता है जिसको हम परमानेंट भी सोल्यूशन कह सकते हैं, डायलिसिस ही पे जाएगा पेशेंट या किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में हमारा क्या हो जाता है कि हम पेशेंट को डायलिसिस पे डालते हैं कि हमारी किडनी ने काम करना तो बंद कर ही दिया है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो डायलिसिस में क्या होता है कि हम पेशेंट को डायलिसिस पे लेके उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी जो हमारा काम नहीं कर रही है, किडनी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो काम डायलिसिस करेगा। उसमें कैथेटर हम लगा देते हैं और जो हमारा किडनी का काम नहीं कर पा रहे हैं वो डायलिसिस हमारा करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया है, एक्युमुलेट हो गया है, उसको हम किडनी के थ्रू और डायलिसिस के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर टाइमिंग के बीच में होता है, मे बी वीक में 2 टाइम्स हो सकता है, वीक में मे बी एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है, ठीक है, या वीकली भी हो सकता है, ठीक है, एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट और जो भी जितनी भी उसकी कंडीशन है पेशेंट की, ठीक है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द किडनी रीनल फेलियर। तो एक बार हम बेसिकली रिवाइज कर लेते हैं। किडनी फेलियर क्या है? किडनी फेलियर की जब हमारी बॉडी में किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, फंक्शन करना बंद कर देती है, उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, अक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक को हम ESRD भी कहते हैं। ESRD क्या है कि किडनी फेल होने की लास्ट स्टेज, जिसमें पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए या तो हमें पेशेंट को डायलिसिस पे रखना पड़ेगा या उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। फिर हमारा दूसरा आ जाता है अक्यूट किडनी फेलियर। अक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है कि ये सडनली लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, जो किडनी है वो अचानक से फंक्शन करना बंद कर देती है विद इन मे बी 2 डेज और मे बी 3 डेज, ठीक है। ये लेकिन परमानेंट नहीं होता है। अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पेशेंट इसमें दोबारा रिकवरी कर लेता है, किडनी प्रॉपरली तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ऑलमोस्ट प्रॉपर 100% नहीं तो ऑलमोस्ट किडनी काम करना शुरू कर देती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन दोनों के कारण अलग अलग हैं। किडनी जो इसके कारण है क्रोनिक रीनल फेलियर के, हमारा मेन 3 रीजन्स में रखा गया है। एक तो हाइपरटेंशन, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी, जिसमें कि हमारा IgA इम्यूनोग्लोबिन है किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो किडनी के टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे दूसरे कॉजेज़ में हमारा आ जाता है किडनी में सिस्ट हो, ठीक है, कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो किडनी के अंदर, या कोई भी UTI की प्रॉब्लम, यूरिनरी की कोई भी प्रॉब्लम हो, या पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में हो, ब्लड लॉस हो रहा हो पेशेंट का। फिर हमारा अक्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो अक्यूट में हमारा आ जाता है पेशेंट को हार्ट डिजीज़ कोई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम हो, कोई ड्रग का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, और या फिर किडनी को प्रॉपर ब्लड फ्लो ना मिल रहा हो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ये है हमारा अक्यूट के कारण, अक्यूट रीनल फेलियर के कारण। फिर हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं हम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हम कराएंगे, USG जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हम कराएंगे, और हमारा लास्ट किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी क्या होता है कि किडनी का हम थोड़ा सा पीस लेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। तो हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आ गए हैं।
उसके बाद हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर हम बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हमारे मसल्स क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे बॉडी में, एडिमा हो जाएगा, एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग और फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है पेशेंट को, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे, सीजर्स में भी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और यूरिन आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा, कम यूरिन आउटपुट आएगा, रैशेज़, ईचिंग, बॉडी में खुजली शुरू हो जाएगी, रैशेज़ आ जाएंगे कहीं कहीं पे बॉडी में। तो ये हमारे हैं सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर। फिर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अगर कॉजेज़ में जाएंगे तो हमारा क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेलियर हुआ है तो हम मेंटेन करेंगे बीपी को मेंटेन करने के लिए हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है कि एडिमा है बॉडी में, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो उसके लिए हम एंटी डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में हमारा आ जाएगा लेसिक्स इंजेक्शन हम उसको देंगे जिससे कि बीपी भी डाउन होगा और बॉडी में जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसको लो पोटेशियम डाइट हम देंगे, लो सॉल्ट डाइट देंगे बिकॉज ऑफ पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है। फिर हमारा उसके फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे कि वो ज़्यादा फ्लूइड ना ले पाए और उसका जो एनोयूरिया और ओलिगोयूरिया है उसको भी हम देखेंगे कितना उसका आउटपुट आ रहा है और हम उसको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट भी हम उसको कम देंगे। और फाइनली हमारा लास्ट आ जाता है अगर एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर है तो हम उसको डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट पे डाल देंगे। डायलिसिस हमारा होता है कि जब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही तो उसका काम डायलिसिस करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और जितना फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी का वो रिमूव करता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये था बेसिक ब्रीफ आइडिया किडनी फेलियर का। थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।